14 अगस्त 1947 से एक दिन पहले तक जो लोग अपने घरों में थे, अगले दिन उनमें से कितनों के पास घर ही नहीं था। विभाजन ने सीमाएं तो खींच दी, लेकिन उनके साथ शुरू हुआ विस्थापन, हिंसा और अनिश्चितता का एक ऐसा दौर जिसमें लाखों परिवारों का जीवन बदल गया। सवाल था, जब समाज पर इतना बड़ा संकट आएगा तब उनके साथ कौन खड़ा होगा। इस कहानी का एक पक्ष उन स्वयं सेवकों का है जिन्होंने संकट से बहुत पहले संगठन खड़ा किया था और विभाजन के समय उसी संगठन को सेवा और सुरक्षा के कार्य में लगाया। इस कहानी की शुरुआत 1947 से नहीं होती। दस्तावेज के अनुसार 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग सामने आई। इसी बदलते राजनीतिक वातावरण के बीच डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य सिंध और पंजाब में बढ़ाने पर ध्यान किया। 1932 में कराची में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू युवा सम्मेलन में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार शामिल हुए। उनके कराची प्रवास के दौरान यहाँ संघ की पहली शाखा शुरू हुई। इसके बाद सिंध में संगठन का विस्तार हुआ। कार्यकर्ताओं को अलग अलग नगरों में भेजा गया और स्थानीय युवाओं को संगठन से जोड़ा गया। विभाजन आने तक वहां एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा मौजूद था जिसके कार्यकर्ता स्थानीय समाज के बीच सक्रिय थे। यही प्रयास पंजाब में भी हुआ। 1938 में डॉक्टर हेडगेवार का लाहौर प्रवास हुआ। इसके बाद पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में संघ कार्य आगे बढ़ा। 1941 में गुरु गोलवलकर का लाहौर प्रवास हुआ। 1942 में पंजाब से 40 प्रचारकों की टोली तैयार की गई, जिसमें संघ कार्य को तहसील स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया। 1943 में लाहौर में संघ का कार्यालय डॉक्टर हेडगेवार भवन स्थापित हुआ। धीरे धीरे संगठन प्रमुख नगरों से आगे बढ़कर छोटे क्षेत्रों तक पहुंचने लगा और फिर आया वर्ष 1946, जब परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। नवंबर 1946 में गुरु गोलवलकर ने पंजाब का दौरा किया। बदलते हालातों के बीच उन्होंने हिंदू समाज को आत्मविश्वास और आत्मरक्षा का संदेश दिया, जिसके बाद 1947 में परिस्थितियां और गंभीर हुई। फगवाड़ा और मत्स्वाना साहब गुरुद्वारे में शिक्षा वर्ग आयोजित किए गए। इनमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए, लेकिन अब सवाल शाखाओं और प्रशिक्षण से आगे बढ़ चुका था, जिसके बाद लाहौर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। स्वयंसेवकों से कहा गया कि समाज पर संकट आने पर उसकी सब प्रकार से रक्षा करना यह स्वयंसेवकों का परम कर्तव्य है। और फिर विभाजन की घोषणा हो गई। फगवाड़ा के प्रशिक्षण शिविर में गुरु गोलवलकर ने स्वयंसेवकों से अपने स्थानों पर डटे रहने और सामने खड़ी चुनौतियों का सामने करने का आह्वान किया, लेकिन हिंसा तेजी से बढ़ रही थी। प्रशिक्षण शिविर निर्धारित समय से पहले खत्म करना पड़ा, जिसके बाद प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मुल्तान और रावलपिंडी जैसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भेजा गया। हिंसा से प्रभावित परिवारों को बचाने के लिए स्वयंसेवकों ने सेफ पैकेट्स यानी सुरक्षित क्षेत्र बनाए। इन क्षेत्रों में असहाय परिवारों को शरण देने का कार्य भी किया गया, लेकिन इस संकट की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। इन दंगों के दौरान कुल 87 स्वयंसेवकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यानी कि ये केवल संगठन की परीक्षा नहीं थी, ये स्वयंसेवकों की जीवन की भी परीक्षा थी। लेकिन विभाजन की त्रासदी केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं थी। लाखों विस्थापितों के सामने अब एक दूसरा संकट था। वो जिएंगे कैसे? भोजन कहाँ से मिलेगा? कपड़े कहाँ से आएंगे? और रहने की जगह कहाँ होगी? इलाज कौन करेगा? और फिर शुरू हुआ राहत और पुनर्वास का बड़ा अभियान। पंजाब में विस्थापित होने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों की सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पंजाब रिलीफ कमेटी का गठन किया गया। इसके जरिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, रोजगार, क्षतिपूर्ति के आवेदन, लापता लोगों की खोज और कोर्ट के मामलों में सहायता जैसे कार्य किए गए। केंद्रीय भंडार में अनाज, कपड़ों और जूतों जैसी सामग्री जमा भी की जाती थी और करीब 100 से 150 स्वयंसेवक दिन रात सामग्री अलग अलग स्थानों तक पहुंचाने में लगे रहते थे। जिस संगठन ने संकट में सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी, वही अब विस्थापितों के जीवन को फिर से खड़ा करने में जुट गया था। दंगों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी की गई।
एक टोली प्रतिदिन लगभग 10 से 12 मृतकों का अंतिम संस्कार करती थी। सड़कों के किनारे पड़ी लावारिस लाशों का भी क्रियाक्रम किया जाता था। दिल्ली में अप्रैल 1947 में हिंदू सहायता समिति का गठन हुआ। उस समय प्रतिदिन करीब 4000 लोग दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में 4 प्रमुख राहत कैंप सक्रिय थे और सहायता केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही। लखनऊ, कानपुर, प्रयाग, एटा, फिरोजाबाद, मैसूर, बेंगलुरु, बेलगाम, चूरू, जयपुर और पूना जैसे शहरों में भी शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास का कार्य हुआ। विभाजन की पीड़ा केवल पश्चिम सीमा पर नहीं थी, पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापितों के लिए भी सहायता का अभियान चलाया गया। 1950 में कलकत्ता में वास्तुहारा सहायता समिति के माध्यम से काम शुरू किया गया। गुरु गोलवलकर ने देशवासियों से विस्थापित हिंदुओं की सहायता के लिए दान देने का आह्वान किया। 2 महीनों में करीब 50,000 रुपए सहायता कोष में जमा हुए। बाद में ये राशि 8,56,689 रुपए और 1.5 आना तक पहुंची। मार्च से जून तक लगभग 1500 से 68 परिवार, करीब 6,000 लोगों को आश्रय दिया गया। 6 महीनों में सहायता केंद्र ने 80,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया। स्टेशनों पर 1 लाख से अधिक विस्थापितों को भोजन दिया गया। 1.5 लाख से अधिक विस्थापितों को कपड़े बांटे गए। कपड़ों की 2500 से ज्यादा बंडल दिए गए और इस काम के लिए 5000 से ज्यादा स्वयंसेवक जुड़े रहे। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, हर संख्या के पीछे एक विस्थापित परिवार था, एक भूखा व्यक्ति था, एक बच्चा था और एक ऐसा परिवार था जिसे अपने जीवन की शुरुआत फिर से करनी थी। विभाजन की कहानी को केवल सीमा की एक रेखा के रूप में नहीं समझा जा सकता। ये करोड़ों इंसानों के दर्द की कहानी है और इसी दर्द के बीच सेवा, संगठन और बलिदान की कहानियां भी जन्मी। विभाजन के समय स्वयंसेवकों की भूमिका 3 शब्दों में समझी जा सकती है: संगठन, सुरक्षा, सेवा। संकट आने से पहले समाज को संगठित करना, संकट के समय लोगों की रक्षा करना और संकट के बाद विस्थापितों को फिर से जीवन से जोड़ना। इतिहास हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि वो ये भी पूछता है कि जब सब कुछ टूट रहा था तब हम में से कौन किसके साथ खड़ा था। विभाजन की विभीषिका को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यादें केवल अतीत को बचाती नहीं, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों को संकट के समय अपना कर्तव्य पहचानना भी सिखाती है।